नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चारों तरफ इस समय इजराइल और ईरान के युद्ध की बात हो रही है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी अपने आप को डिफेंस का जहां तक सवाल है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए चाहे वो आर्म सप्लाईज हो, चाहे वेपन्स हो, हम काफी कुछ रशा पर निर्भर कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके वेपन सिस्टम। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इस युद्ध के माहौल में, जब ये नहीं पता कि कहां पर विश्व के किस कोने में कब युद्ध हो जाए, भारत के युद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो क्या है? कभी आपने गौर से इसके बारे में सोचा? और क्या थी और अब क्या हो गई है? इतिहास क्या था और अब क्या हो गया है मोदी राज में? आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। हो सकता है कि क्योंकि जितने भी मिलिट्री एनालिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इस समय ईरान और इजराइल के युद्ध की बात कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, इकोनॉमी पर किस तरीके का असर होगा। लेकिन भारत के युद्ध लड़ने की क्षमता पर कोई नहीं बात कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि जो हमारे साथ यंग स्कॉलर्स को जोड़े, जो मिलिट्री एनालिस्ट्स हैं उनको जोड़े, और उनके नजरिए से हम देखें कि आज के जो यंग मिलिट्री एनालिस्ट्स हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। और जो मोदी राज को बहुत क्लोजली से देख रहे हैं, जिन्होंने पहले के इतिहास को भी देखा है कि कैसी हमारी वॉर टाइम कैपेबिलिटीज थी, और अब उस क्षमता को मोदी सरकार ने कितना बदला। राष्ट्रवाद का हम तमगा लेकर बैठे रहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि देखिए, राष्ट्रवाद हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा है, जहां भी होगा हम गोली मार देंगे, हम 56 इंच के सीने वाली सरकार है, और जरूरत पड़ेगी तो हम घुस के चुन चुन कर मारेंगे। इस तरीके के फ्रेजेस हमें बहुत सुनाई पड़ते हैं। लेकिन हमारी, यानी कि भारत की युद्ध लड़ने की क्षमता क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं, यंग मिलिट्री स्कॉलर, मिलिट्री एनालिस्ट और खुद एरोनॉटिकल इंजीनियर भी हैं, आशुतोष शर्मा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं। आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहला सवाल मेरा यही है कि आपने एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल को भी हम प्ले आउट करेंगे। आपने स्ट्रैथिया नाम की एक पॉलिसी जर्नल है, जिसमें कि आपने लिखा कि हाउ पीएम मोदी हैज इरोडेड इंडियाज वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज। अब ये टाइटल अपने आप में देख के बहुत लोगों को क्लिक करता है कि भाई, हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं वेपन्स में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन फिर भी हमारी वॉर फाइटिंग जो कैपेबिलिटीज हैं, युद्ध लड़ने की जो क्षमता है, वो इतनी, आज हम उसमें पीछे क्यों हैं? आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि हम क्यों पीछे हैं। जी देखिए, ईरान का युद्ध ये दर्शाता है कि स्वदेशी क्षमता संग्रहित करना हमारे लिए कितना आवश्यक है, और यही इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये आर्टिकल लिखा। और आप यदि देखिए कि ईरान अपनी जो भी उनके मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, शाहिद ड्रोन्स एक्सेट्रा, वो सब स्वयं ही बनाता है, और ये उनकी सबसे बड़ी कैपेसिटी है, क्योंकि दे आर एबल टू स्केल इट अप, एंड इन दैट केस इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट। और ये केवल एक मतलब ये बहुत डीप बात होती है, क्योंकि हम टेक्निकल टर्म्स में जिसको लेट्स से कंटिन्यूस लाइन ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जो हमेशा चालू रहना चाहिए इन एनी इकोनॉमी। एंड हम ये देखें कि ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए हैं, और इसके बावजूद दे आर एबल टू सस्टेन अ वॉर अगेंस्ट इसराइल एंड द यूएस। तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि अब अगर यदि हम अपनी क्षमताएं देखें, हमारी एयरफोर्स के जो नंबर्स हैं, संख्याएं, जहाज़ों की ऑर्डर्स अभी हमने दिए हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे खुद के इंडिजिनस। आपका बीच में ऑडियो इंटरप्ट हो गया था, तो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कहता कि ईरान जैसे कंटिन्यूस लाइन ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन करता है, वो एक कल्चर होता है मैन्युफैक्चरिंग का, एंड डिस्पाइट बीइंग अंडर सैंक्शंस ईरान हैज़ बीन एबल टू पुल इट ऑफ। और ये हमारे लिए ये विकसित करना बहुत आवश्यक है, एक कल्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हमारी क्षमताएं जैसे अस्त्रा BVR मिसाइल्स होगी, और ये सब जो हमने डेवलप करी हैं, वो काफ़ी पोटेंट और काफ़ी फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, सालों में भी, कि जो हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं, स्वदेशी जो क्षमताएं हैं, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। वी आर बाइंग फॉरेन प्लेटफॉर्म्स, वी आर गोइंग विद रफाल्स एंड एक्सेट्रा। हमारी कावेरी इंजन का प्रोग्राम बंद हो गया है, और ये दर्शाता है कि एक सॉर्ट ऑफ
मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों में कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन ये दिखाता है कि सरकार को अपने स्वयं के जो संस्थान हैं या लोग हैं उनमें विश्वास नहीं है, और ये बहुत ही गलत अप्रोच है मेरे हिसाब से। तो ईरान, जब हम वॉर ऑफ एट्रिशन में जाते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप चर्निंग आउट नंबर्स, जो चाइना इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, एंड सिंस चाइना इज केपेबल तो पाकिस्तान would definitely acquire such systems as well, and Iran is capable, you know, US and Israel are capable. और अगर हम देखें कि we are faced with a two-front situation, and you know, तो if you आप have to be, आशुतोष, आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, या फिर हमारे पास रोड मैप ही नहीं है कि हम इस वॉर टाइम कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं आगे? क्या इसको लेकर हमारे पास कोई विजन की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, क्या चीज है, क्यों आज पीछे हो रहे हैं? क्योंकि यूपीए के सरकार ने भी बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की थी, मोदी सरकार तो खैर नारा ही लेकर चलती है, भाई उनके समय में हमने ये ऑपरेशन कर दिया, हमने वो ऑपरेशन कर दिया, सबसे लेटेस्ट तो ऑपरेशन सिंदूर ही है। तो आज सरकारें पीछे क्यों हैं इसमें? मुझे दुर्भाग्यवश ये लगता है कि एक तो पॉलिटिकल विल की कमी है, और दूसरा लोगों में विश्वास की कमी है। एंड आई वुडंट गो एज फार एज सेइंग कि यू नो द गवर्नमेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज वो मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाया गया है एंड लैक ऑफ विल इन टर्म्स ऑफ, आप देखिए जैसे कावेरी इंजन है विच वॉज मेंट फॉर तेजस, it achieved around 49 kilonewtons of thrust, where it was supposed to achieve 52, और afterburner में 78 achieve किया, शायद 83 था। तो वहाँ पर I mean we were really close, and the government, this was although in UPA time, but after that we forgot about the Kaveri engine program totally. Sukhoi में AL-31 engines लगते हैं जो कोरापुट फैसिलिटी में बनते हैं HAL के, और AL-31 engines को चाइना ने एज ए ब्लूप्रिंट यूज करके उन्होंने J-10s बनाए और J-8s बनाए, और अभी धीरे धीरे वो अपना खुद के इंजन्स बनाने लगे हैं। तो हमने उससे सीख नहीं ली, बल्कि सुखोई के ऑर्डर्स बंद हो गए, और वहाँ पर हमारी पूरी फैसिलिटी प्रोडक्शन लाइन इम्पैक्ट हो जाती है। आप यदि देखें कि एक प्रोडक्शन लाइन हैज़ टू कीप गोइंग ऑन, इट स्क्वांडर्स द एंटायर सप्लाई चेन, एंड दिस इज़ रियली बैड, क्योंकि अब हमारे जो इंजीनियर्स हैं हु हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, 10 साल 15 साल उस इंजन पे या प्लेन पर काम किया है, अब वो शायद रेलवे के रजिस्ट्रेशन में, रेलवे ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ द मार्केट मूव्स। एंड अभी सरकार ने फिर सोचा कि वो हमारे पास प्लेन नहीं है, और फिर से उन्होंने सुखोई के ऑर्डर्स दिए, तो हमारे पास प्रोडक्शन लाइन नहीं है। F404 के साथ गए तेजस टू रिप्लेस द कावेरी इंजन, और शुरू में ऑर्डर्स नहीं आए तो अमेरिका ने F404 की लाइन बंद कर दी, और फिर 2019 में सडनली गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें ऑर्डर करने चाहिए, तो F404 इंजन्स नहीं है, और F414 इंजन्स हैं जो अमेरिका में दिख नहीं रहा है, क्योंकि दे आर अगेन बीइंग यूज्ड इन अदर प्लेटफॉर्म्स। तो मुझे लगता है कि एक प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी थी यहाँ पर, क्योंकि अब आप चाइना को देखें तो इनके J-8 प्लेन्स काफ़ी ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन चाइना still, they still continued producing the J-8 planes just to keep the line of production going on. 2024 में ही AMCA, जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, AMCA के फंड्स 2024 में तब आने लगे जब हमने देखा कि टर्की अपनी 5th जनरेशन प्रोटोटाइप को टेस्ट कर लिया है। तो मुझे लगता है हमारी जो पॉलिसी है वो काफ़ी रिएक्शनरी है इन मामलों में, और साथ ही आप देखिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो टोटली सर्विस सेक्टर डिपेंडेंट हो चुकी है, और with the blessing we have, I mean we have the largest youthful population in the world, और ऐसे में हमें इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए at a great pace, और ये once in a generation opportunity आती है किसी भी देश के लिए, और जिसको हम जाने दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ईरान में अगर देखें तो ईरान इज स्टिल बीइंग जस्ट चर्निंग आउट मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एट अ ग्रेट पेस। नहीं, तो ईरान में वहां पर इस तरीके का कल्चर है, सरकारों ने इस तरीके का कल्चर बनाया, इसलिए वहां पर ड्रोन्स और मिसाइल्स छोटे छोटे लेवल भी वहां पर बन रही हैं, लेकिन ये चीज यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ऐसी चीज करने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार को पहली अगर 3-4 प्राथमिकताएं हैं तो क्या करना चाहिए सरकार को?
ये कई चीज़ें कर सकती हैं इन द लॉन्ग टर्म. वी हैव टू चेंज आवर से एजुकेशन पॉलिसी एंड ऑल्सो आवर द जनरल अप्रोच टुवर्ड्स आवर इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये समय है जहाँ हम इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं और हम अपनी इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी बना रहे हैं, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बना रहे हैं. मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ा हुआ हूँ, तो रूपी हैज़ बीन डीवैल्यूड आर्टिफिशियली so that our exports become cheaper. Every government does that, but we have devalued it to a great extent. Or who are we serving? I mean, we are serving people in Washington and elsewhere in the world, which totally doesn't make sense when we are fully capable of running this economy on our own. ईरान कर रहा है. ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं, पर नॉर्थ कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है. ईरान हैज मेड शाहिद ड्रोन्स. आई मीन, लेकिन जो मोदी सरकार है, अगर आपने देखा हो, मोदी सरकार तो बार बार ये कहती है भाई डीआरडीओ को भी तमाम तरीके के मेक इन इंडिया बोला जाता है कि देखिए डीआरडीओ भी ये सब कर रहा है, मेक इन इंडिया के लिए हमने कितना कुछ किया है. कहाँ फेल हो रही है मोदी सरकार? फैसिलिटीज हैं सारी, ऐसा भी नहीं है कि बजट की बड़ी कमी है. कहीं तो फेल हो रही है अगर ये युद्ध लड़ने की क्षमता अगर बिल्कुल कम होती चली जा रही है. और क्या ये मोदी सरकार को रियलाइज नहीं हो रहा है? हमें इंपोर्ट करने की आदत हो चुकी है, और आदत से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अवश्य उन्हें ही फ़ायदा होता है इंपोर्ट से. पर इसके बावजूद आप देखिए कि इट्स नॉट अबाउट द फाइनल फैसिलिटी. मान लीजिए HAL के पास एक प्लेन असेंबली एरिया है, राइट? आप ये कहते हैं कि ठीक है, जो पॉलिटिशियंस को फायदा होता है वो तो है इंपोर्ट में, कि उनको फायदा होता होगा, कमीशन होता होगा, जो भी है, आई डोंट नो. बट जो हमारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उन पर क्या सरकार को विश्वास नहीं है? लेट्स बी ऑनेस्ट एंड प्लेन अबाउट इट, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो युद्ध में लड़ने के लिए कितने कारगर साबित होंगे, क्या उसको लेकर भी डाउट्स हैं? सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट्स तैयार नहीं हो रहे हैं, और दूसरा सरकार को विश्वास उनमें दिखाना चाहिए और उन्हें फंड देना चाहिए. इंपोर्ट्स के लिए फंड्स भर भर के मिलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक कैपेसिटी के लिए नहीं मिलते हैं. एज आई सेड, इट्स नॉट अबाउट द फाइनल असेंबली प्लांट, बट जहाँ से आपके नट्स बोल्ट्स आ रहे हैं वो छोटे छोटे सप्लायर्स होंगे. आज अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे यहाँ पर एक प्लांट सेट करने में इतनी कठिनाई होती है. और मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, बट सभी सरकारें हैं या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी सारी प्रोसेस ऐसी है कि आज यदि मैं चाहूँ कि मैं एक प्लांट सेटअप करूँ जिसमें हम शाफ्ट्स बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स के या जो भी है, तो इतनी कठिनाई है, इतना कठिन है वो करना. और यही दिक्कत है, क्योंकि अब हमारे पास डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं नहीं, और आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन सरकार इसको बढ़ावा नहीं दे रही है. तो मुझे लगता है इन कारणों की वजह से. तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया है. जैसे ईरान जैसे बनाता है, ईरान जैसे मिसाइल बना रहा है, ईरान ड्रोन्स बना रहा है, ईरान और भी छोटे छोटे वेपन्स बनाता है, क्या भारत आज नहीं बना सकता ईरान की तरह? अवश्य बना सकता है, लेकिन भारत की सरकार को भारत के लोगों को पुश करना चाहिए और उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए करने के लिए. हम लाडली बहना योजना और इनमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत क्विक फिक्स योजना हो गई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में लाएंगे, चाहे वो नर हो मादा हो कोई भी हो, अपने आप उनका जीवन बनेगा, उनको जीवन में एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा और एक काम मिलेगा, एक कार्य शैली है, कार्य प्रणाली बनेगी सभी लोगों के जीवन में. तो आप कह रहे हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव दे तो छोटे छोटे घरों में भी आज इस तरीके के हथियार बनाने की तैयारी हो सकती है. लेकिन फिर ये एक सवाल आएगा, भाई क्या आप इसको भारत को एक मिलिट्री स्टेट बनाना चाह रहे हैं? इजराइल जैसे ईरान है, ये सब मिलिट्री स्टेट माना जाता है, तो क्या आप भारत को उस राज्य में तब्दील करना चाह रहे हैं? ये भी एक सवाल आने लगेगा. नहीं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, जो हर मेजर कंट्री के पास है, वो तभी बन सकती है जब अन्य सारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस बने. क्योंकि मैं यदि पार्ट्स बना रहा हूँ किसी चीज़ के, मे बी नट्स बोल्ट्स बना रहा हूँ या मतलब वॉशर्स बना रहा हूँ, तो वो केवल मिलिट्री यूज़ में नहीं आएंगे, वो तो डोमेस्टिक यूज़ में भी आएंगे. लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा तभी हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे. तो इसको हम मिलिटरिस्टिक स्टेट नहीं बोल सकते, इसको हम इंडस्ट्रियल स्टेट बोल सकते हैं, जो कि अति आवश्यक है.
मतलब we have moved from agrarian economy to a service based economy without going through the process of an industrial economy. और आज आज वही हमें काट रहा है, क्योंकि कल अगर युद्ध होता है, और मैंने ये बात पहले मैं बताना भूल गया कि जैसे रफाल हैं या बाकी जो हम बाहर से प्लेन्स ले रहे हैं, उनमें उन्होंने एक तो फ्रांस ने हमें सोर्स कोड शेयर नहीं किया उसका, हमारे सॉफ्टवेयर उस पर नहीं चल सकते, हमारी मिसाइल्स उसमें इंटीग्रेट नहीं हो सकती हैं, तो हमें पूरा पैकेज लेना पड़ेगा जिसमें फ्रेंच मिसाइल्स हों। हम इजराइल के साथ, इजराइल हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, मतलब हमें कितना पैसा उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। हाँ। और जब अस्त्रा मिसाइल्स के ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो अस्त्रा मिसाइल्स क्यों बनेंगे? और अगर हमें कल युद्ध लड़ना पड़े और एकदम से हमें अपनी स्केल अप करना पड़े तो वो नहीं कर पाएंगे हम, आई मीन नेचुरली। एंड एक और चीज़ ये है कि हमारे मिसाइल्स, आई मीन वी आर वेरी केपेबल इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स, आई मीन यू नो लीविंग असाइड ब्रह्मोस, we have a fantastic you know inventory of missiles and artillery and etc. तो वो हम बाहर से क्यों खरीद रहे हैं? क्या ऐसी कोई औद्योगिकी है उन लोगों के पास? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल। हमें अपने इंजीनियर्स को बढ़ावा देना पड़ेगा और फंड करने पड़ेंगे, अपने आप आएंगे। मतलब ईरान को किसी ने सिखाया नहीं है, या किसी दूसरे देश को, चाइना हालांकि कॉपी करने के काफ़ी सारे आरोप लगे उनके ऊपर, लेकिन कई देशों को किसी ने सिखाया नहीं है, अमेरिका को भी किसी ने नहीं सिखाया था। तो ये एक जो इन्वेंशन है वो इन द प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग आता ही है। and you know we have to push that, unfortunately we aren't doing that. ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, बट इन द शॉर्ट टर्म जैसे शाहिद ड्रोन्स है, ईरान के साथ हमारे रिलेशन पहले भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। वी शुड हैव टेकन उनका लाइसेंस से कुछ भी, क्योंकि उनमें 2 स्ट्रोक इंजन यूज होते हैं जो हम भी बनाते हैं, मैडो 550 2 स्ट्रोक इंजन यूज होते हैं उसमें, तो वी कैन स्केल इट अप। ईरान के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है वेपन्स को लेकर या मिसाइल्स या ड्रोन्स को लेकर कि भाई हम उनके ड्रोन्स शेयर कर सके या मिसाइल्स शेयर कर सके? ऐसा कोई एग्रीमेंट आपको लगता है कि ईरान के साथ भारत ने साइन किया है? नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, दुर्भाग्यवश। और बल्कि जो हमारे अब जैसे हम अमेरिका मैंने की तो भी देखा है कि भारत केवल बड़े जो देश हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इन 2-3 देशों के, और इजराइल ऑफ कोर्स, इन 3-4 देशों को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि भारत हथियारों के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए किसी के साथ बहुत ज्यादा साइन करता हो। बिल्कुल, और जो कि हमें करना चाहिए जब हमें मौका मिले, क्योंकि रशिया, एक तो FGFA प्रोग्राम जो था वो हमने रशिया का वो बंद करा दिया। सुपर सुखोई के लिए हम नहीं गए जिसमें सुखोई के अपग्रेड्स थे। Su-57 के साथ हम नहीं गए, वी वेंट फॉर रफाइल्स इंस्टेड। एंड जो चीज़ काफ़ी मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि ऑलरेडी कोरापुट फैसिलिटी में जो AL-31 इंजन जैसे मैंने कहा बन रहे थे वो रशियन इंजन्स थे, एंड जो सुखोई थी वो रशियन लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर चल रही थी। तो एक पूरा एक सप्लाई चेन है, एक कल्चर हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है 2 सेट्स ऑफ लोगों के बीच में, जो उनको मेरे हिसाब से इनको कंटिन्यू करना चाहिए था। And at the same time, you will be working on AMCA, and we are totally capable of this. We are absolutely capable of this. And if anyone says कि नहीं हमें बाहर से टेक्नोलॉजी लेनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन आपके जो डिफेंस के जो लोग हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, यहाँ पर जो हेड्स हैं, जो वो भी तो एडवाइस सरकार को कर सकते हैं। क्या वो सही एडवाइस दे रहे हैं? और ये भी तो चीजें होती हैं कि भाई आपकी आर्म फोर्सेस आपको कैसी सलाह दे रही हैं, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, या रूलिंग डिस्पेंसेशन इन सलाह इन एडवाइसेस को मानती नहीं है जो डिफेंस के फोर्सेस की तरफ से आता है। मुझे लगता है कि सरकार को डिफेंस फोर्सेस और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेनी चाहिए, और क्योंकि सरकार खुद दिशा दिखाती है, राइट, और खुद बाकी लोगों से ओपिनियन लेकर खुद दिशा दिखाती है। तो मुझे लगता है सरकार को क्योंकि हमने आत्मनिर्भर भारत का एक स्लोगन अपनाया है, तो उसको अपनाने से आत्मनिर्भर हम नहीं बन जाते हैं, और हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो टोटली ऑपोजिट है उसके। मतलब हम आत्मनिर्भर ना बन के जो उसके विपरीत है वो कर रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भर बोलते हैं, लेकिन सारी जो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट नहीं करते, हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी कोई हमें नहीं देता है। हमने लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया था, उससे क्या टेक्नोलॉजी आई थी हमारे यहाँ? पहले भी टीवी बन रहे थे, उसके बाद भी टीवी बन जाते, ऐसे ही दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। तो बाहर से कोई टेक्नोलॉजी हमें देता नहीं है।
ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों के मन में। और मुझे लगता है कि इन मामलों में हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि अब आप देखिए, जैसे जो सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम देखें, एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जैसे गूगल, फेसबुक कह लीजिए या इंटरनेट कह लीजिए, तो इंटरनेट भी पहले डार्पा का, मतलब पेंटागन का प्रोजेक्ट था। DARPA was carrying it out, and even Google was funded by CIA and DARPA and etc. तो ये जो सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें हैं, ये इवन सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो हैं वो तभी आते हैं मिलिट्री नेसेसिटीज़ के वजह से। और सरकार अपने लोगों में, अपने इंजीनियर्स में एक विश्वास दिलाती है और उनको फंड करती है, उनको पैसे देती है कि आप बनाइए, हमारे देश के लिए आप बनाइए, हमें स्वच्छंद होना है। और लेकिन हम इसके बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए नहीं आ जाएगा क्योंकि आज हमें गूगल को राइवल करना है, मतलब सॉरी माइक्रोसॉफ्ट को राइवल करना है, या कोई सर्च इंजन नहीं आएगा कि हमें गूगल को राइवल करना है, लेकिन इसलिए कि हमें उसकी आवश्यकता है। क्योंकि भारत के लोगों को मतलब एक ऑलमोस्ट 150 करोड़ लोगों को अपने लिए आवश्यकता है, और हमें स्वाधीन होना चाहिए इन मामलों में। तो इसलिए अब सरकार के पास इतना समय था और उसको आई मीन दे शुड यूटिलाइज इट। बिल्कुल। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। चारों तरफ अमेरिका हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, ईरान हमला कर रहा है, पाकिस्तान को भी अब काफी एनकरेजमेंट मिल गया है, पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाता रहता है। लेकिन यहाँ आपके बात सुन के लग रहा है कि देखिए चारों तरफ युद्ध जैसा माहौल है और हमारी जो युद्ध लड़ने की क्षमता है वो है ही नहीं। क्या इस चीज को मोदी सरकार रियलाइज नहीं करती है, या फिर इस पर अमल ही नहीं करना चाहती? खाली हम स्लोगन्स दे देकर हम जिंदा रहेंगे। और लेकिन अगर दो तीन चीजें आपसे फाइनल पॉइंटर्स में पूछूं कि ये सरकार को करना चाहिए, और सरकार यहाँ पर कमी, सरकार की भयंकर कमी इन चीजों में दिख रही है जहां तक हमारी युद्ध लड़ने की क्षमता है, तो वो क्या है वो पॉइंट्स? पाकिस्तान के साथ स्पेशली हमारी युद्ध नीति होनी चाहिए कि वी शुड मेंटेन स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री, बिकॉज हमारी इकोनॉमी उनसे काफ़ी बड़ी है और हमारी क्षमता उनसे काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। तो जो कि हमारे पास अभी नहीं। हमारे प्लेन्स अभी जो रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद हमारी एयरफोर्स ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। चाइना के केवल J-10 जो अलग अलग मार्क्स के फाइटर्स हैं, अकेले J-10 पूरी इंडियन एयरफोर्स की प्लेन इन्वेंट्री से ज़्यादा है। हमारे पास कामिकाज़े ड्रोन्स नहीं हैं जो आजकल जिस क्षेत्रों में उनका उपयोग हो रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को सबसे पहले ये सरकार जो नहीं कर रही है वो ये है कि इट इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, and given our situation we should prepare for war, and not as a reactionary measure, but because we should lay down our own objectives. और ये तभी होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें पाकिस्तान से बचना है या चाइना से बचना है या जो भी है, ये इसलिए है क्योंकि हमें विस्तारवादिता अपनानी चाहिए। नहीं, लेकिन एक चीज और भी है आशुतोष कि अगर मान लीजिए कि ईरान जैसी कोई स्थिति भारत के ऊपर आ जाए, या कोई अगर देश ऐसा हमला करने लगे, आज क्या भारत युद्ध के लिए तैयार है? जैसे ईरान तैयार था। ईरान, आज लोग ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। आज ईरान इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द गल्फ रीजन, और उसने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। और भले ही आप रेजीम चेंज की बात कर लें या फिर आप कह दें कि भाई न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं आपके पास, वो हम नहीं होने देंगे, लेकिन क्या आज हम ईरान की तरह, ईरान आज 15 दिन हो गया है, 15 डेज हो गए ईरान के युद्ध को शुरू हुए, अभी तक ईरान ने सरेंडर नहीं किया है, वो लड़ता ही जा रहा है। क्या भारत इस तरीके से अगर 15 या 18 दिन अगर कोई लड़ाई लड़नी हो तो भारत के में क्षमता है उस लड़ाई को लड़ने की? भारत को ऐसी लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हम हमारे पास यदि अब सारे मिसाइल्स जाने लगेंगे, हम अगर यूज़ करने लगेंगे, तो फिर हम बाहर से इम्पोर्ट मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि बाहर से लोग उसको हमें मंगा रहे हैं कि नहीं, मतलब इम्पोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें उन चीज़ों के बारे में विचार करना पड़ेगा। और अगर बाहर के देशों ने हमें इंपोर्ट ना करने दिया, तो फिर हम क्या करेंगे उस मामले में? क्योंकि हमारा खुद का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, विलुप्त है। और दुर्भाग्यवश इससे ये होगा कि हमारे सैनिकों को, हमारे सरकार को ये लगता है कि हमारे सैनिक बलिदान देंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। ये बहुत ही गलत अप्रोच है।
ये बहुत ही गलत अप्रोच है। कोई भी अभी हमें तक तो ये सोचना चाहिए कि हम कि हमारे मिनिमाइज सैनिकों को कैसे भी तो करें। उस तरीके से, हमारे सैनिकों को ना उस तरीके से खाना मिलता है, ना कॉम्बैट इक्विपमेंट्स मिलते हैं। कितनी कितनी हमने पास्ट में रिपोर्ट्स देखी हैं, यूपीए के टाइम में भी और बाद में भी, कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके पास कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि बूट्स तक नहीं है स्नो में पहनने के लिए। जब ऐसी खबरें आती हैं तो हथियार तो फिर बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, हमें स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री मेंटेन करनी चाहिए, और ये तभी होगा हमारे पड़ोस में जो भी देश हैं वो स्ट्रेटेजिकली हमारे विरुद्ध जा रहे हैं एक तरीके से, और हैव बीन पोजीशन इन अ वे व्हिच इज अगेंस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सो वी शुड इम्पोज आवर विल। वी आर द लार्जेस्ट कंट्री, दिस ओशन बिलोंग्स टू अस। एंड ये बात हर हर पॉलिटिशियन में, हर नागरिक में, या हर एक भारतीय में होनी चाहिए कि if we do not, and this sounds little different because no one says this, but only if we think that this area belongs to us, this whole sphere belongs to us, and we have to expand, can we build something, can we move ahead in this direction wherein we have to militarize and we have to win, and उसके लिए हमें asymmetry maintain करनी है। चाइना के साथ हमारी asymmetry बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के हम ऑलमोस्ट इक्वल हो गए जहाँ तक ऑर्डिनेंस का सवाल है। तो इन मामलों में हम ये सोचेंगे कि हम युद्ध कैसे सरवाइव करें, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम सभी युद्ध कैसे जीत पाएं, आगे के जो भी युद्ध हमें लड़ने हैं। और इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि वो एक कल्चर लाए मैन्युफैक्चरिंग का, और वो अकेले उस कल्चर से काफ़ी चीज़ें सुधरेंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, पीपल आर सो केपेबल, and we should utilize this opportunity to be a true superpower rather than giving slogans like Atmanirbhar Bharat या विकसित भारत। बिल्कुल बिल्कुल, and I'm glad young voices like you are talking about this। और वो भी जब युद्ध के पूरा माहौल है इस समय, वेस्ट एशिया का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान इजराइल सब बमबारी कर रहे हैं, कोई मिसाइल गिरा रहा है, कोई ड्रोन गिरा रहा है, तो कम से कम हम अपने देश में इस डिस्कोर्स को तो शुरू करें कि भाई हमारे अंदर, भारत के अंदर युद्ध लड़ने की क्षमता है या नहीं है। आज आशुतोष शर्मा को आपने सुना, और इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू सो मच आशुतोष फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।